वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक का चौथा पार्ट, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, राजस्थान में जितने भी प्राचीन सभ्यता स्थल है उसको हम शॉर्टली देखने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट रूप में उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपके इस टॉपिक से संबंधित लगभग परीक्षा में 2 से लेकर 3 प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें दोस्तों राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों की, तो शुरू करते हैं यहां से। ठीक है, तो प्रारंभिक युग से शुरू करते हैं अब। तो प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग भी कहा जाता था। तो प्रस्तर युग में क्या होता था कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था और जंगलों में कंदमूल यानी कि सब्जी वगैरह जो कंदमूल थे उनको एकत्रित करके अपना जीवन यापन करता था। ये प्रस्तर युग की बात आ जाती है। ठीक है, राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, गंडासा, छुर्रा मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों और संरक्षणों में बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अपन को प्रस्तर युग के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हमें बनास, गंभीरी, बेड़च और जो चंबल नदी की जो घाटियां हैं वहां से हमें इस तरह की कुल्हाड़ी, गंडासा, छुर्रा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि प्रस्तर युग में इस तरह से अपने जो मानव था वो इस तरह जीवन यापन करता था। ठीक है, हमने अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। राजस्थान का परिचय, ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है, और राजस्थान का इतिहास। ठीक है, अब बात कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, तो अब बात करें प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग इनके अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल आया, फिर उसके बाद लौह युग के अवशेष अपन को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि धातुओं में सबसे पहले किसका उपयोग हुआ है राजस्थान के अंदर? राजस्थान की सभ्यताओं के माने तो सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ है। ठीक है, और राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक सभ्यता स्थल की जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, बात करें कालीबंगा की। दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में दृश्यदती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातात्विक अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपको बताना है अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और ये किस जिले में है, तो आपको बताना है हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बाद में डॉक्टर बीबी लाल, ठीक है, ब्रजवासी लाल, ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है, के निर्देशन में यहां पर खुदाई हुई थी। ठीक है, बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहां पे खुदाई की गई थी। खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल का एक नगर मिला है जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपको यह बात यहां से पता होनी चाहिए कि खुदाई में यहां सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और मकान में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकाल के लिए यहां लकड़ी व ईंटों की नालियां बनाई गई थी। यहां चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड होती थी, वेदिकाएं, ठीक है, जिसमें हवन वगैरह करते थे। ठीक है, अग्निकुंड बने हुए हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि हम अग्निकुंड से पता लगा सकते हैं कि यह धार्मिक रूप से भी यहाँ के सभ्यता के लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे टीले में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगरी योजना के समरूप दिखाई देती है। हम पता लगा सकते हैं कि जो इसकी जो नगर योजना थी कालीबंगा की, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई पड़ती थी। ठीक है, इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन काल में बार जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए
और अगर हम इसकी खुदाई की बात करें तो खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं अपने कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन सी चीजें अपन को देखने को मिली है, तो खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं अपने कालीबंगा सभ्यता से। आपसे पूछ ले कालीबंगा कहां पे है, तो हनुमानगढ़ जिला बताना है। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आघाटपुर या आहड़ सभ्यता की। ठीक है, तो आघाटपुर या आहड़ सभ्यता की बात करें तो उदयपुर के पूर्व में आहड़, जिसको बेड़च या आयड़ नदी के किनारे दो टीलों में दिखाई देती है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आघाटपुर को ही आहड़ कहते हैं और आहड़ को ही आघाटपुर कहते हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता या आघाटपुर सभ्यता उदयपुर में स्थित है और कहां पे, बेड़च नदी के किनारे, या बोले तो बेड़च भी बोल सकते हैं इसको, या आहड़ भी बोल सकते हैं, या आयड़ भी बोल सकते हैं। यानी कि इसके तीन नाम है, बेड़च, आयड़ और आहड़। इस नदी के किनारे अपन को देखने को मिलती है आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। ठीक है, स्थानीय लोग की माने तो इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों कई बार कि धूलकोट के नाम से किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है, तो आपको बताना है आहड़ सभ्यता को। ठीक है, यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी कि तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा था। यानी कि पहले के ऐसा माना जाता था कि इसको ताम्रवर्ती के नगरी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहां पे तांबे का सबसे ज्यादा निर्माण होता था। ठीक है, चलिए 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा, फिर इसका नाम आहड़ बाद में पड़ा था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिसकी छत बांस और केलू से बनी हुई थी। ठीक है, यहां से जो हमें मकान मिले हैं उनकी दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई थी, जिसकी जो छत थी वो बांस और केलू से बनी हुई थी। ठीक है, एक केलू एक तरह का वो आता है पेड़ सा, जिनकी छालों से अपन को ये इसकी छत बनी हुई मिली थी। ठीक है, चलिए बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी या मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मकान में 4-6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि से साक्ष्य हैं। यानी कि जो आहड़ सभ्यता से हमें लगभग 4 से लेकर के 6 चूल्हे भी मिले हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो एक जगह ही अपना खाना बनाते थे और एक जगह ही रहते थे। यानी कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य अपन को देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त परिवार के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं या अपन को देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या बताना है, आहड़ या आघाटपुर सभ्यता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि उच्च कोटि के चावल अपने राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते थे, तो आपको बताना है आहड़ सभ्यता से प्राप्त होते थे। ठीक है, आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यहां तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आहड़ में आहड़ सभ्यता से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता होगा, बिल्कुल, तभी तो ये चूल्हा मिला है। ठीक है, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में क्या थे, दक्ष थे, यानी कि पूरी तरीके से निपुण थे ये बर्तन बनाने की कला में। ठीक है, यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड। मृदभांड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। ठीक है, उत्कृष्ट थे ये यहाँ के जो लोग थे। ठीक है, अब बात करें और भी बात करें तो धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, यानी कि तस्तरियां होती है दोस्तों प्लेट को। ठीक है, तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने व 26 किस्म के मणियों व 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें यहां से प्राप्त हुई हैं, जो इंपोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से विध्वस्त हुई। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई थी, यानी कि यहां
से कोई प्राकृतिक प्रकोप आया होगा, भूकंप मान लीजिए, सुनामी, कोई भी, उससे ही यह सभ्यता लुप्त हुई थी। ठीक है, और इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़े थे, जहां से गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कालीबंगा के बारे में बात कर ली, आहड़ सभ्यता के बारे में बात कर ली, जिसको आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बालाथल सभ्यता के बारे में। ठीक है, बालाथल सभ्यता से संबंधित जान लेते हैं, बालाथल सभ्यता क्या है। तो अगर हम बात करें बालाथल की, तो बालाथल भी उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में जो सभ्यता मिली है वह ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो बालाथल भी अपने उदयपुर से संबंधित है और आहड़ भी अपने उदयपुर से संबंधित है, तो ये दोनों एक मिलते जुलते सभ्यताएं हैं। ठीक है, बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, बालाथल में हमें तांबा गलाने के अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन आहड़ में हमें तांबा गलाने के अवशेष प्राप्त हुए थे और बालाथल में हमें लोहे गलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बालाथल ही एक ऐसा जो बैराट के अतिरिक्त यानी कि बैराट के अलावा बालाथल ही ऐसा एक स्थल है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है बालाथल सभ्यता के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं, और बात करें बालाथल से संबंधित, तो और बात कौन कौन सी आ जाती है बालाथल से संबंधित। तो यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों जीविका के साधन बालाथल से देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता की। ठीक है, हमने कौन कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर ली, तो हमने बात करी सबसे पहले कालीबंगा, फिर आहड़, फिर बालाथल, फिर गणेश्वर। ठीक है, अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई थी। ठीक है, आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो गणेश्वर सभ्यता अपने सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर में यह सभ्यता स्थल स्थित है। ठीक है, आपको सीकर जिला याद रखना है और नीमका थाना तहसील आपको याद रखनी है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मिले हैं, जिनमें बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि मिली है। ठीक है, आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, आपको ये याद रखना है कि मछली पकड़ने के कांटे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार जो सिरा वाली ताम्र पिन बिकती थी यहाँ पे, जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी यहाँ से। ठीक है, आयात निर्यात की जाती थी यहाँ से सामान। ठीक है, गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिलते हैं। पहला प्रकार हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन यहां से मिलते हैं, और दूसरे प्रकार की बात करें तो लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने गणेश्वर सभ्यता की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैराट सभ्यता की। जो बैराट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बैराट आपने नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो अभी मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की। तो बैराट जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बे में यह सभ्यता स्थित है। यहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है कि बैराट सभ्यता किस जिले से संबंधित है, तो आपको बताना है जयपुर में। ठीक है, और बैराट को पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था। बैराट एक नया नाम है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है, तो आपको बताना है बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगली बैराट से संबंधित महत्वपूर्ण बात करें तो महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिन व्यतीत किए थे। ठीक है, यहां से अपन को
महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन यहां पे व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। मौर्य काल में भी इसको बहुत याद किया जाता था, ठीक है। यहां से अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक तो भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। आपसे ज्यादातर पूछ सकता है कि भ्राम्बू का शिलालेख अपने कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करें यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं किस प्राचीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो आपको बताना है बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। खुदाई में अगर हम बात करें, खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, इस तरह से होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह आपसे पूछ ले कि किस सभ्यता की खुदाई में अपन को प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य सभ्यता स्थल के बारे में, ठीक है। अन्य सभ्यता संस्कृति के केंद्र, ठीक है। तो भीलवाड़ा से बागोर या ओजियाना सभ्यता देखने को मिलती है। जयपुर में सांबर या जोधपुरा देखने को मिलती है। टोंक में नगर या रैंट सभ्यता देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ से नगरी सभ्यता देखने को मिलती है। भरतपुर से नौ सभ्यता देखने को मिलती है और झालोर से भीनमाल सभ्यता देखने को मिलती है और राजसमंद से पचमता या गिलुंड सभ्यता देखने को मिलती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इनको भी आपको पता होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण जो भी बात थी वो आज के इस वीडियो में हमने कवर कर ली। अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों की कि आपसे इन सभ्यता स्थलों से किस प्रकार से प्रश्न वो पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा, जो देखिए। तो आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा का पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालीबंगा किस जिले में अवस्थित है। तो हमने बताया आपको कि कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर द, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि अशोक का भ्राबू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है। तो अभी अभी हमने बात की थी, बैराट से प्राप्त हुआ है अशोक का भ्राबू शिलालेख, ठीक है, भ्राबू शिलालेख। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है। तो अभी हमने बात की थी, बैराट से मिला है, ठीक है। और किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। तो बैराट से मिली है, ठीक है। तो बैराट से यहां पे कितने प्रश्न बन चुके हैं। अशोक का भ्राबू शिलालेख बैराट से प्राप्त हुआ है। नाचता हुआ पक्षी बैराट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं भी अपने बैराट से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और एक प्रश्न और रह गया कि बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। तो बैराट सभ्यता से संबंधित है। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो हाथ से बुने हुए वस्त्र आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों। हाथ से बुने हुए वस्त्र अपने किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो बैराट और बालाथल, इन दोनों सभ्यताओं से हमें हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है, यानी कि ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो तांबे का सर्वप्रथम धातु का, तांबा एक ऐसा धातु था जिसका उपयोग सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। नवा प्रश्न है कि अग्निकुंड, जिसको अग्नि वेदिकाएं भी कहते हैं, उनके साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से अपने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के। 10वां क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, नवा कंप्लीट 10वां पूछ सकता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। तो आघाटपुर के नाम से आहट सभ्यता को जाना जाने लगा था। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना कौन सा पार्ट, ये था राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान सामान्य ज्ञान की वीडियो फ्री में उपलब्ध होती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।